मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज खास दिन, बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन पॉलिसी में कुछ और था ऐसा जो समझने के, जानने के लिए जरूरी है। आज हम पॉलिसी का पूरा विश्लेषण करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबरें और भी हैं जिनके विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए मेरे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें और कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनको आज हमने शामिल किया है इस शो में। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। एक राहत है, राहत यह है कि मॉनसून केरल पहुंच गया है। देर से आया, क्या दुरुस्त आया मॉनसून, ये जानेंगे। फेसबुक और इंस्टा वेरिफिकेशन के लगेंगे पैसे। ट्विटर के बाद अब फेसबुक, इंस्टा को भी वेरीफाई कराने के लिए पैसे देने होंगे। आयातकों और निर्यातकों के लिए सरकार ला रही है नई स्कीम। क्या स्कीम है, किन देशों के लिए ला रही है, ये समझेंगे। नए पैकेज से क्या उभर पाएगी बीएसएनएल। बीएसएनएल को उभारने की तीसरी कोशिश कितनी कामयाब होगी, क्या है इस कोशिश में, ये जानेंगे। दूसरी बार नहीं बढ़ी रेपो रेट, अब आगे क्या होगा। ब्याज दरें क्या यहां से कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ईएमआई पर क्या असर होगा, आपकी एफडी पर क्या असर होगा, ये सब कुछ समझेंगे। और छोटे उद्योगों के कर्ज बन सकते हैं बड़ी आफत, बैंकों के गले अटक सकते हैं। ऐसा क्यों, ये आशंकाएं क्यों। अब तो सब कुछ सही है, जीडीपी बढ़ रही है, हम कोविड से बाहर निकल आए हैं, फिर एमएसएमई के कर्ज डूबने की आशंका क्यों गहरा रही है, ये समझेंगे विस्तार से। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल पहुंच गया। मॉनसून के केरल पहुंचने की घोषणा आधिकारिक तौर पर की गई मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने कहा कि सामान्य तौर पर मॉनसून 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार 8 जून को पहुंचा है। मॉनसून ने केरल के साथ दक्षिण तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी दस्तक दी है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में पहुंचने को लेकर परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। सर, देर से आया मानसून, दुरुस्त आया क्या? शुभम, पहले कितनी देर से आया है समझना ज़रूरी है, और देर से आने का मानसून का मतलब क्या है। जो आंकड़े बता रहे हैं पुराने, उस हिसाब से ये 2003 और 2019 के बाद सबसे देर से आया मानसून है। इससे पहले जो मानसून 8 और 9 तारीख को आते थे, आमतौर पर मानसून 1 जून को आता है केरल में। इससे पहले इतनी देरी से आए हुए मानसून जो थे वो 2003 और 2019 के थे। इनकी तुलना में अब ये अगला मानसून है इस साल का जो लेट आया है। और इससे पहले 1997 में जब मानसून आया था तो वो 9 जून को केरल के तट पर पहुँचा था। आमतौर पर जब मानसून देर से आते हैं जो सबसे देर से आया हुआ मानसून था जो 1971 में था, जो 1971-72 का था, उसके बाद देश में सूखे की स्थिति बनी थी। करीब 24% के आसपास रेनफॉल में कमी आई थी। लेकिन जब मानसून जल्दी भी आते हैं तब भी वर्षा का वितरण असमान रहता है। तो पहली चीज़ तो ये कि देरी, आमतौर पर पिछले 4-5 सालों से मानसून के आने में देरी नहीं होती थी, तो देरी आई। अब दूसरा सवाल है कि कितना दुरुस्त आया। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के आने और उसके ऑनसेट के लिए कई सारे पैरामीटर्स तय किए हैं। मौसम विभाग में पूरी दुनिया में पैरामीटर्स हैं, अलग अलग तय किए गए। मानसून के भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि मानसून आया है और वो कितना दुरुस्त है, इसकी पैमाइश कुछ पर्यावरणीय और मौसमी व्यवस्थाओं के आधार पर होती है। और उसमें एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि केरल के तटवर्ती इलाकों का एक हिस्सा है जिसे सेको डिमार्केटेड जोन के तौर पर माना जाता है, और वहाँ कितनी बारिश हुई निर्धारित समय में, बादलों की लेयर कितनी थी, इस आधार पर यह पता चलता है कि मानसून की आमद दुरुस्त है कि नहीं, मानसून की आमद पूरी ताकत के साथ हुई है कि नहीं। इसको लेकर मिक्स संकेत हमें मिल रहे हैं, मिश्र संकेत मिल रहे हैं केरल से। ये माना जा रहा है कि विंड्स की स्पीड और जो पश्चिम की हवाओं की स्पीड है तेज है, लेकिन शुरुआत कमज़ोर रही है, यानी बारिश उतनी तेज केरल के हिस्सों में नहीं दिखाई दी है। मानसून का जो आमद जितनी ताकत और जितनी जोश के साथ होनी चाहिए थी वैसी होती नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से मानसून अब पश्चिमी घाट की तरफ गति करेगा और अंदर के दक्षिण के हिस्सों में जाएगा, और ये गति आने वाले समय में धीमी पड़ सकती है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। चूँकि भारत के पास हाल फिलहाल के 5-6 सालों में मानसून की इस देरी और इसके असर का कोई तजुर्बा नहीं, कुछ पुराने मानसून के तजुर्बे हैं, इसलिए देखना होगा कि इस मानसून की अगली बढ़त कैसी होती है, और जो मुख्य रूप से भारत का जो केंद्रीय भारत का हिस्सा है वहाँ मानसून पहुँचते पहुँचे कितनी ताकत दिखा पाता है। लेकिन अब यहाँ से मानसून का सफ़र शुरू होता है, देर से है और पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, लेकिन पानी कितना बरसेगा, कितना सामान्य होगा, ये हमें बाद में पता चलेगा।
कृषि मूल्य लागत आयोग यानी CACP ने कहा है कि जिन राज्यों में फसल की सरकारी खरीद पर ज़्यादा मंडी टैक्स वसूला जाता है उन राज्य में सरकार को फसल खरीद घटानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मंडी टैक्स की वजह से फसलों के इंटर स्टेट ट्रेड में दिक्कत होती है। पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर अन्य राज्यों की तुलना में फसल खरीद पर ज़्यादा मंडी टैक्स वसूला जाता है। सर, CACP ने ऐसी सिफारिश क्यों की? CACP की सिफारिश इस रोशनी में महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है फसलों की, जो हमने आपको कल के कार्यक्रम में बताया था, और कुछ ऐसे हिस्सों में समर्थन मूल्य, कुछ ऐसी फसलों में समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है जिन राज्यों में फिलहाल चुनाव होने हैं और जहां पर वो उन फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, दाल और कपास को लेकर। लेकिन CACP ने एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इशारा किया है कि जिन राज्यों में मंडी टैक्स ज़्यादा लगता है वहाँ सरकारी एजेंसियों को अनाज खरीदने में और उसकी लागत में इजाफा झेलना पड़ता है। एक उदाहरण CACP ने दिया है कि खरीफ के मार्केटिंग सीजन में कर्नाटका में गेहूं की खरीद पर जो इंसिडेंटल चावल की खरीद पर जो इंसिडेंटल चार्जेस थे, जो पैसा लगता था अलग से फीस के तौर पर, वो करीब करीब 20 रुपये पर क्विंटल था, पर पंजाब में वो 167 रुपये पर क्विंटल है। और ये इस फर्क की वजह से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां मंडी टैक्स की ऊंचाई है, खासतौर से पंजाब में, वहां पर गेहूं के खरीदने की लागत बढ़ जाती है। CACP का कहना है कि सरकारी एजेंसियों को इन जगहों से गेहूं की और चावल की खरीद को सीमित करना चाहिए। ये और इसके साथ ये भी सुझाव जो लंबे अरसे से भारत की खेती के बारे में दिया जा रहा है कि चावल और गेहूं की खेती को अब पश्चिमी भारत से उठाकर पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट किया जाना चाहिए, जहां पर पानी की प्रचुरता है और जहां अच्छा उत्पादन भी होता है। लेकिन ये CACP की सिफारिश इस तरफ इशारा करती है कि पूरे देश में अगर मंडी दरें एक होंगी तो शायद FCI की लागत में कमी होगी। पंजाब को अपने यहाँ मंडी दरों में कमी करनी चाहिए। ये इस तरह की परोक्ष रूप से सिफारिश की जाती है। और पंजाब और हरियाणा भारत की अनाज की खरीद और उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, सबसे बड़ा योगदान देते हैं। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टा के वेरीफाइड अकाउंट के लिए भी शुल्क देना पड़ेगा। फेसबुक और इंस्टा की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में शुल्क लेकर अकाउंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए वेरिफिकेशन के 699 रुपये का शुल्क तय किया गया है। सर, क्या बताता है ये बदलाव? पिछले 1-1.5 साल से लगातार पूरे सूचना तकनीक स्पेस में जो बदलाव चल रहा है वो निकलकर अब सामने आना शुरू हो गया। पहली चीज़ तो ये कि मुफ्त सेवाओं का युग खत्म हो रहा है और उसके खत्म होने की सबसे बड़ी वजह यह है, एक सूचना तकनीक कंपनियां पिछले 3-4 साल 5 साल के अपने कारोबार में भी अपना कोई ऐसा रेवेन्यू मॉडल डेवलप नहीं कर पाई, ऐसी व्यवस्था नहीं निर्धारित कर पाई जिससे उनके कारोबार फायदे में रह सकें। दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे दुनिया में पारदर्शिता को लेकर और निजता की सुरक्षा को लेकर आग्रह बढ़े, कानून बनना शुरू हुए। भारत में भी कानून उस तरह से नहीं आए, पर यूरोप और अमेरिका में सख्ती से कानून बने। कंपनियां जिस डेटा का, हमारी आपकी निजी सूचनाओं का जो कारोबार करती थी उस पर लगाम लगी, कुकीज़ बंद किए गए, एक्सेस लिमिटेड की गई, सूचनाएं बेचने पर पाबंदी लगाएगी। उसके बाद अब मुफ्त सूचना तकनीक सेवाओं का मुफ्त सोशल नेटवर्किंग सेवाओं का दौर खत्म हो रहा है। ये काम ट्विटर ने शुरू किया था वेरीफाइड अकाउंट के लिए, अब मेटा ने और इंस्टा में भी ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। धीमे धीमे स्टार्टअप्स भी जो आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, जिनको आप भारत में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने भी सर्विसेज चार्जेस बढ़ाने शुरू कर दी हैं। अगर आप खाना मंगा रहे हैं ऑनलाइन या सामान मंगा रहे हैं जो क्विक कॉमर्स से, उसमें भी सर्विस चार्जेस लगना शुरू हो गए हैं। धीमे धीमे गूगल भी इस बात की तैयारी कर रहा है कि गूगल ने अपने यहाँ जो जीमेल का एडिशनल स्पेस है उसके लिए पैसा लेना पहले ही शुरू कर दिया था। हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां मुफ्त मिलने वाली सेवाएं सीमित होती जाएंगी। सूचना तकनीक सेवाओं के लिए भी और जो सोशल नेटवर्क सेवाएं भी, उनके लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियां तो कम से कम प्राइसिंग के साथ आगे आ ही गई हैं। भारत के साथ व्यापार करने वाले भरोसेमंद आयातकों और निर्यातकों को सरकार से प्रोत्साहन मिल सकता है। भरोसेमंद आयातकों और निर्यातकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार एक नई स्कीम पर काम करेगी। ये स्कीम कुछ खास देशों के साथ काम की जाएगी, उस पर काम होगा। सर, क्या स्कीम है ये और कौन से देश शामिल होंगे? जो प्रमुख देश इसमें शामिल होंगे उसमें अमीरात है, जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। इसके साथ दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया होगा, रूस होगा, जापान होगा और अफ्रीका के कुछ, ईस्ट अफ्रीका के कुछ देश होंगे। सरकार इनके साथ एक नए तरीके की व्यवस्था करने जा रही, जो व्यवस्था आमतौर पर व्यापार समझौतों से अलग होगी। जो व्यापार समझौतों में किसी देश के साथ समझौता होता है तो उस देश के पूरे कारोबार को इसकी सुविधा मिलती है कि वो उसे किसी बाजार में एक्सेस मिलती है, उसे आयात शुल्क में रियायत मिलती है, जबकि उसके बदले अदला बदली में दूसरा देश भी अपने बाजार में एक्सेस देता है और रियायतें देता है। सरकार की तरफ से जिस तरह के संकेत मिले उस हिसाब से एक किस्म का म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट करने की कोशिश की जा रही, जो ट्रेड पार्टियों के बीच में होगा। और इसमें जिस
जिन देशों के साथ भारत ये रियायती समझौते करेगा उन्हें अपने ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, और ये वो ऑपरेटर्स होंगे, ये वो ट्रेडिंग हाउसेज होंगे, एक्सपोर्ट हाउसेज होंगे जिनके साथ समझौते होंगे, और इन्हें बाजार में प्रिविलेजेस मिलेंगे, इनके सामानों को लेकर रियायतें मिलेंगी, इनकी मंजूरियाँ तेज होंगी ताकि इनके शिपमेंट तेज़ी से क्लियर हो सकें। नहीं तो सामान्य प्रक्रिया में कहीं से भी आने वाले शिपमेंट एक तरह से क्लियर होते हैं। इन्हें क्या कोई सीधी रियायत दी जाएगी? क्या यहाँ से आने वाले सामान को कोई सीधी आयात शुल्क में कमी होगी? ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ WTO की तरफ से सवाल उठने की संभावना है। लेकिन भारत एक नए तरीके के व्यापार ढांचे पर काम कर रहा है, जिसमें इन राज्यों के इन देशों के खास प्रमुख ट्रेडिंग हाउसेस के साथ द्विपक्षीय समझौता किया जा सके। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को उबारने के लिए सरकार ने फिर से प्रयास शुरू किया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने BSNL के लिए 89,000 करोड़ का करीब पैकेज मंजूर किया है। कंपनी इस पैकेज का इस्तेमाल 4G नेटवर्क सेवाओं के विस्तार के लिए और 5G सेवाओं के लॉन्च के लिए करेगी। पैकेज की घोषणा करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि देश के सभी हिस्सों में BSNL 4G टेलीकॉम सेवा लॉन्च कर चुका है। सर, क्या है इस पैकेज के भीतर? ये बेहद दिलचस्प पैकेज है। सुर्खियों के लिहाज से हमको लगेगा कि BSNL के लिए 89,000 करोड़ रुपए का एक विराट पैकेज आया है, लेकिन इसके भीतर उतर कर देखें तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार ये आखिरी कोशिश कर रही है, और वो भी परोक्ष रूप से BSNL को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले BSNL को रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए, सरकारी कंपनी को खड़ा करने के लिए अक्टूबर 2019 में और जुलाई 2022 में 2 पैकेज और आ चुके हैं, लेकिन उनका इस कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि BSNL लगातार बाजार में अपना हिस्सा खोती चली जा रही है, मोबाइल नेटवर्क में भी और लैंडलाइन नेटवर्क में भी। अब इस पैकेज के हिसाब से अगर इसका आकार देखें तो 89,000 करोड़ रुपए लगभग, अगर एग्जैक्टली देखें तो ये पूरा का पूरा पैकेज 88,515.93 करोड़ रुपए का है। लेकिन इसके भीतर उतरने पर हमें दिखता है कि BSNL के लिए सीधी कैपिटल मदद या BSNL को सीधा मिलने वाला पैसा बहुत कम है। इसमें से करीब 46,338 करोड़ रुपए तो उस स्पेक्ट्रम के वैल्यूएशन के हैं, जो स्पेक्ट्रम BSNL को 4G 5G सेवाओं के लिए दिया जाएगा। आमतौर पर स्पेक्ट्रम सरकारी कंपनी होने के नाते उसे इसका भुगतान नहीं करना पड़ता, लेकिन स्पेक्ट्रम की कॉस्ट इस पैकेज में शामिल है। इसके अलावा सरकार ने BSNL में अपनी हिस्सेदारी, अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ये 2 बड़े कंपोनेंट हैं। इन 2 बड़े कंपोनेंट से ये पैकेज बनाया गया है। BSNL को सीधी कैश मदद या सीधी जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो सीमित है काफ़ी इस पैकेज में, पर देखने में पैकेज बड़ा लगता है और ये अंतिम कोशिश है। हमें पता है कि हम आपको इस कार्यक्रम में बता चुके हैं कि सरकार MTNL को बंद करने की तैयारी में और MTNL के ऑपरेशंस को BSNL में मर्ज करना चाहती है। आखिरी कोशिश है सरकारी कंपनी को उबारने की, लेकिन BSNL बाजार में बुरी तरह पिछड़ चुकी है। 4G सेवाएं नहीं हैं, 5G सेवाएं आ चुकी हैं। नए तरीके के नेटवर्क्स के तैयारी में BSNL के पास संभावनाएं कम है, लेकिन अपनी तरफ से सरकार की कोशिश कम से कम स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की है। इस विटामिन के बाद, इस संजीवनी के बाद BSNL खड़ा होगा कि नहीं, अगले 5-6 महीने में हमें दिखाई दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दिन की सबसे बड़ी खबर आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के आए नतीजे। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान में 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात तो नीतिगत दरों को लेकर, रेपो रेट को लेकर। दूसरी बात ग्रोथ को लेकर RBI का क्या अनुमान है, क्या उसमें बदलाव हुआ, क्या उसके मायने, और तीसरी बड़ी बात महंगाई को लेकर। इन तीनों मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले आपको खबर बताते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन चली बैठक के बाद गुरुवार सुबह रिजर्व बैंक गवर्नर ने पॉलिसी की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने अनुमान के मुताबिक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, इसे 6.5% पर बरकरार रखा गया। ग्रोथ को लेकर बैंक ने कहा है कि 2023-24 के दौरान ग्रोथ 6.5% रह सकती है। ग्रोथ पे आते हैं, पहले बात करते हैं ब्याज दरों को लेकर। सर, ब्याज दरें लगातार 2 बार हो गया नहीं बढ़ाई गई, क्या संभावना आगे बनती दिखती है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना शुभम नहीं थी। हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि रिजर्व बैंक फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी में पॉज या थोड़ी देर विचार करेगा अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए, और जिस तरीके के महंगाई के लक्ष्य आंकड़े हमारे पास आए और अभी अगले महंगाई के आंकड़े जो आएंगे उनमें शायद थोड़ी और कमी दिखाई देगी। उस स्थिति में रिजर्व बैंक के पास इस बात की पूरी संभावना थी कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करे। पर एक महत्वपूर्ण और पहलू होता है रिजर्व बैंक की पॉलिसी में, जिसे मौद्रिक स्टांस कहते हैं या उसका नज़रिया कहते हैं। वो नज़रिया अभी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का ही रखा गया है। ये नहीं, इस नज़रिए में बदलाव नहीं कि विड्रॉल शुरू किया गया है। ये कोई विड्रॉल का मतलब है कि ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया भी नहीं स्थिर रखी गई। फिलहाल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी से
की प्रक्रिया को रोक चुका है। अगर आप बड़े व्यापक अर्थ में देखें, हमारे आपके जीवन पे असर के तौर पर देखें, तो EMI बढ़ने की प्रक्रिया अब रुक जाएगी, क्योंकि 2 बार हो गए है। तो कम अब जो जिन बैंकों ने अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी उसको पास ऑन करना शुरू किया था, वो उसे रोक लेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जमा पर ब्याज दरों की बढ़ोतरी में भी कमी होगी, और इसके संकेत बैंकों ने देने शुरू कर दिए हैं। तो अब ये प्रक्रिया वापस घूमकर डिपॉजिटर्स के नुकसान और बारोअर्स के फायदे की तरफ मुड़ रही है। आमतौर पर बैंकिंग में ऐसा ही होता है, जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं तो डिपॉजिटर्स फायदे में होते हैं, और जब ब्याज दरें घटना शुरू होती हैं तो बारोअर्स फायदे में होते हैं। हालांकि भारत के परिदृश्य में डिपॉजिटर्स की संख्या बहुत बड़ी है और बारोअर्स की संख्या बहुत छोटी है। लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से संकेत दिया है कि मौजूदा परिस्थिति में वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, बल्कि महंगाई के आने वाले आंकड़ों पर, महंगाई की आने वाली परिस्थिति पर असर रखेगा। पर इसमें बहुत सारे कैविएट्स हैं। इतने कैविएट्स पॉलिसी में आमतौर पर कम आते हैं। बहुत सारे कैविएट्स का मतलब बहुत सारे किंतु परंतु हैं। उन किंतु परंतुओं पर हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं ग्रोथ रेट को लेकर। तो जीडीपी ग्रोथ पूरे साल में 6.5% रहेगी, यही अनुमान पहले था, यही अनुमान अब है। लेकिन इसके अंदर जब आप चलते हैं तब वहाँ कुछ बदलाव हैं। आरबीआई ने जून और सितंबर तिमाही के लिए तो ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है, लेकिन दिसंबर और मार्च तिमाही के लिए ग्रोथ अनुमान में कमी की है। दिसंबर तिमाही में ग्रोथ के अनुमान को 6.1% से घटाकर 6% किया गया है, और मार्च में इसे 5.9 से घटाकर 5.7% किया गया है। सर, क्यों घटाया गया तीसरी और चौथी तिमाही का ग्रोथ अनुमान? रिजर्व बैंक ने ग्रोथ के आंकड़ों को लेकर इस बार कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। पिछले साल आपको याद होगा, पिछले ग्रोथ के आंकड़ों में रिजर्व बैंक को खासतौर पर उसके आंकड़े गलत साबित हुए थे कई मामलों में। तो रिजर्व बैंक की ग्रोथ के आकलन ट्रेंड के करीब है और कंजर्वेटिव है। पहली 2 तिमाही में रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि जो भी बची हुई पेंटअप डिमांड है जो अभी निकलती दिखाई दे रही, हालांकि इसमें भी किंतु परंतु है जिस पे हम आते हैं, जो भी बची हुई पेंटअप डिमांड है वो अगली 2 तिमाहियों में आकर दिखाई दे जाएगी। और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी रिकवरी की उम्मीद है, जो भी रिकवरी की संभावनाएं थी, वो स्थिर हो जाएंगी, और इसके बाद अगली 2 तिमाहियों में विकास दर गिरेगी। इसकी दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आप बेस इफेक्ट भी देखें तो इस साल की जो आखिरी तिमाही थी उसमें विकास दर तेज दिखाई दी थी, तो इसलिए अगले साल की आखिरी तिमाही में भी हमें उसका असर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ रिजर्व बैंक से जिस एक चीज की सबसे बड़ी उम्मीद थी, अपेक्षा थी, जो शायद रिजर्व बैंक के पास अभी स्थिति स्पष्ट नहीं थी ग्रोथ को लेकर, वो रिजर्व बैंक ने उस मामले को बिल्कुल अंधेरा रखा है, और वो है बादलों की आमद है, मानसून की आमद। ये सारे आकलन एक बड़े कैविएट के साथ आते हैं कि मानसून सामान्य रहेगा। अगर मानसून सामान्य नहीं रहता है तो ये सारे आंकड़े सर के बल उलट पलट सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। ये बात रिजर्व बैंक ने नहीं कही, पर मानसून सामान्य होने की शर्त पर ही भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% होगी। ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले साल से कम होगी। 7.2% की आर्थिक विकास दर अभी ताजा जीडीपी के आंकड़ों में आई है, और इससे पहले वो 9% से ऊपर थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कोविड के सालों को निकाल दिया जाए तो पिछले कई 5 सालों में अगले साल अपनी सबसे न्यूनतम विकास दर पर खड़ी होगी, पहली चीज है। दूसरी बात यह कि इस विकास दर की छाया में महंगाई का आकलन भी उलझता दिखेगा, क्योंकि अगर महंगाई की दर कम है, विकास दर कम है शुभम, तो भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी, जिसमें कि हम महंगाई और उसके अगर दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखें कि 4% से 5% का आकलन है, एक्चुअली 4% का आकलन है इसमें, और भारत की आर्थिक विकास दर को अगर आप 6-6.5% माने तो भारत की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 11 से 11.5% रहेगी, और ये पिछले 3-4 सालों की सबसे कम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। इसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये आर्थिक विकास दर महंगाई और स्थायी विकास दर को मिलाकर इस दर में कमी होती है तो सरकार के राजस्व में, रेवेन्यू में, कंपनियों की कमाई पर इसका सबका असर पड़ता है। अब बात महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक ने अपने पिछले अनुमान में कटौती की है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान रिटेल महंगाई 5.1% रहने का अनुमान है, पहले ये 5.2% का अनुमान था। कोई बड़ी कटौती नहीं है। जून तिमाही के लिए रिटेल महंगाई के अनुमान में बड़ी कटौती की गई है, 5.1% से घटाकर इसे 4.6% कर दिया गया है। सितंबर तिमाही के लिए महंगाई का अनुमान 5.4% से घटाकर 5.2% किया गया है। महंगाई के अनुमान में कटौती के बावजूद रिजर्व बैंक ने दूध की महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है। आरबीआई का कहना है कि दूध की सप्लाई घटने और चारा महंगा होने का असर कीमतों पर पड़ सकता है। सर, कितना सटीक है महंगाई को लेकर यह अनुमान, आपको लगता है? क्या लगता है? महंगाई के आकलन में अगर हम मानसून के असर को ना शामिल करें, महंगाई और केवल इसी आकलन को जाएं जो अभी हमारे सामने उपलब्ध है, महंगाई में मानसून का कितना असर होगा, खाद्य उत्पादों की कीमतों का क्या असर होगा, वो बाद में देखने वाली बात है। तो ये आकलन इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्लाइटली एक डिफ्लेशन वाले फेज में जाना शुरू कर देगी दूसरी तिमाही के बाद, क्योंकि अगर आप जीडीपी के आंकड़े और महंगाई के आंकड़ों को पैरेलल रखें
रखें तो आपको लगेगा कि भारत में मांग कम होती चली जाएगी और मांग के साथ कीमतों में बढ़ोतरी भी कम होती चली जाएगी। तो जो जिसको हम डिफ्लेशनरी स्लोप कहते हैं, एक किस्म का डिफ्लेशनरी स्लोप आता दिखाई देगा। महंगाई भी कम होगी लेकिन उसके साथ मांग भी कम होगी, ग्रोथ भी कम होगी, खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो नेट इनकम है लोगों की, जो उनकी कमाई है, उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, नहीं तो फिर महंगाई में बढ़ोतरी की संभावना दिखती। ये तो आरबीआई के आंकड़ों में जो अभी दिए गए है इस हिसाब से दिखता है। लेकिन इसमें अगर मानसून बिगड़ता है, सूखे की संभावना दिखती है, मानसून असामान्य होता है जिसकी संभावना बढ़ती दिख रही है क्योंकि मानसून देर से आया है। मौसम विभाग के स्काईमेट के भी आकलन मान रहे हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से में मानसून की बारिश कम होती। अगर वो होता है तो ये मामला फिर पलट जाएगा और फिर हम दूसरे तरीके से इस चीज़ों को देख पाएंगे क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदलती हैं। तो शुभम, दूसरी तिमाही के बाद ये इन्फ्लेशन की जगह स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन सकती है, जहां भारत की आर्थिक विकास दर 6-6.5% और महंगाई की दर बढ़कर मानसून के असर से फिर 5 से 6% के आसपास हो जाए। तो कुल तस्वीर यह है कि या तो इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त रहेगी और उसमें कई सारे क्षेत्रों में हमें डिफ्लेशन दिखाई देगी, जैसे WPI थोक मूल्य सूचकांक को देखें उसमें डिफ्लेशन का ट्रेंड दिखता है, या स्टैगफ्लेशन की स्थिति जैसी बनी रहेगी। तो रिजर्व बैंक ने इस पूरी स्थिति में बहुत संभाल कर, बचा कर, बहुत यथास्थिति तरीके की भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं, बहुत सारे कैविएट्स हैं क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। पर पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर राहत दिखती है, वो विदेशी मुद्रा का मोर्चा है, जिसमें कि रिजर्व बैंक ने माना है कि मौजूदा परिस्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार ठीक है, भारत में विदेशी निवेश की आमद शुरू हो गई, FPI ने फिर आना शुरू कर दिया है और इससे भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन को बेहतर करने में या उसको वहाँ जोखिम टालने में मदद मिली है। एक और बात जो पॉलिसी में कही गई वो कही है कच्चे तेल पर। कच्चे तेल को लेकर कहा गया बड़ी अनिश्चितता, नहीं कहा जा सकता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये भी जो अंशुमान सर ने कहा कि किंतु परंतु ये भी है कि महंगाई में आग झोंक सकता है अगर कच्चा तेल फिर से उबलने लगा तो। आगे बढ़ते हैं। MSME उद्योग को दिया कर्ज बैंकों की परेशानी बढ़ा सकता है। सिकुड़ते एक्सपोर्ट, MSME इंडस्ट्री को रियायतों में आती कमी और महंगे होते कर्ज की वजह से MSME उद्योग के कारोबार पर दबाव बढ़ने की आशंका है, जिस वजह से इन उद्योगों को दिया गया कर्ज वसूली करने में बैंकों के पसीने छूट सकते हैं। बीते 3 सालों में बैंकों की तरफ से MSME जो कर्ज दिया गया उसमें तेज बढ़ोतरी भी देखी गई है। सर, कितना बड़ा हिस्सा है MSME पर लैंडिंग का बड़े बैंकों का अगर देखें तो? ये वो खतरे का अलार्म है जिसे रिजर्व बैंक की पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी वहाँ से इस अलार्म को की पहले आवाज़ें सुनाई दी थी। इसके बाद लगातार अलग अलग तरीके के रिजर्व बैंक के आकलन में भी ये पता चला कि भारत के छोटे उद्योग जिन्होंने कोविड के लॉकडाउन के दौरान और महामारी के असर के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान झेला था, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, बंद हुए थे, उनमें अब कर्ज संकट का एक नया दौर शुरू हो सकता है। बड़ी कंपनियों से ज़्यादा संकट अब मझोली कंपनियों पर है और जो MSME सेक्टर के जो सरकारी बैंकों के NPAs हैं उनका लेवल भी काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है। इससे पंजाब नेशनल बैंक का NPA करीब 19% के आसपास है, इंडियन बैंक का NPA 13% के आसपास है, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनके सबके NPA 9 से 12% के आसपास, 13% के आसपास है। केवल स्टेट बैंक को अगर आप देख लें तो उसका NPA केवल 5% से नीचे है। बाकी जितने प्रमुख बैंक हैं उनके सबके NPA 10% से ऊपर है। और हालांकि स्टेट बैंक का NPA कम है क्योंकि स्टेट बैंक का आकार बड़ा है, पर अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग देखें तो 3,59,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। ये वसूली आने वाले समय में 2 वजह से मुश्किल में फंसेगी। पहली चीज़ तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, जैसे हमने बताया, रिजर्व बैंक ही खुद मान रहा है कि मांग और विकास दर में गिरावट आएगी और इस मांग दर और विकास दर में गिरावट से सबसे ज़्यादा प्रभावित छोटे उद्योग होते हैं क्योंकि वो जिन बाज़ारों में को आपूर्ति करते हैं उन बाज़ारों में खपत कम है और दूसरा वो जिन कंपनियों को आपूर्ति करते हैं, जिनके वो सप्लायर हैं, वहाँ भी डिमांड कम होने की संभावना है। दूसरी बड़ी चीज़, बढ़े हुए ब्याज दरों पर जो लिए गए कर्ज हैं, जो पिछले 1 साल के दौरान लिए गए थे कोविड से उबरने के बाद अपने कारोबार शुरू करने के लिए, क्योंकि जैसे ही कोविड से उबरना शुरू हुआ अर्थव्यवस्था का ब्याज दरें बढ़ने लगी थी, तो जो लोन लिए गए थे बढ़े हुए ब्याज दरों पर, उनके कारण MSME आने वाले समय में कर्ज चुकाने की समस्या से पीड़ित होंगे, उनके पास कर्ज चुकाने के लिए संसाधनों की कमी होगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जो लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कोविड के दौरान, जब एक तो सरकार मॉरेटोरियम लेकर आई थी, फिर उसके बाद एक रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम लेकर आई थी जिसमें कि बैंकों से कहा गया था कि वो कर्जदारों से बात करें कि उनके लोन का पुनर्गठन करें, वो भी आने वाले समय में अगले 1 साल के भीतर छोटे उद्योगों पर आएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर निगाह रहेगी कि बैंकों के जो NPAs हैं
छोटे उद्योगों को लेकर वो कैसे किस तरह से काम करते हैं और बैंकों को ने उगाने में मुश्किल तो निश्चित तौर पर आएगी, ऐसा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। गूगल पे ने ऐप पर आधार कार्ड का उपयोग कर यूपीआई अकाउंट खोलने का अतिरिक्त फीचर जोड़ा है। इस फीचर की मदद से गूगल पे यूजर्स बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई पिन बना सकेंगे। हालांकि यूजर्स इस फीचर का फायदा केवल तभी उठा सकेंगे जब उनका मोबाइल नंबर, बैंक खाता और आधार नंबर आपस में लिंक होंगे। आर्थिक संकट में फंसी जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जेपी एसोसिएट लिमिटेड ने 3,961 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान को डिफॉल्ट किया है। जयप्रकाश एसोसिएट को 31 मई को 1,600 करोड़ रुपए की मूल राशि और 2,361 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना था, लेकिन कंपनी इस भुगतान को करने से चूक गई है। ये कर्ज कई बड़ी बैंकों से जुड़ा था। ये दूसरा तीसरा डिफॉल्ट है। इस कंपनी का लगातार संकट गहरा होता जा रहा है। बढ़ते हवाई किराए के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक से पहले मंत्री ज्योतिनाथ सिंधिया ने बताया कि एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करने के बाद चुनिंदा मार्गों पर हवाई किराए में 14 से 60% तक की कमी आई है। ये एडवाइजरी का असर उन्होंने बताया। 3 मई को गो फर्स्ट के परिचालन बंद करने के बाद कई मार्गों पर हवाई किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हवाई किराए में अतिरिक्त वृद्धि से यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। अदानी समूह से जुड़ी आज 3 बड़ी खबरें आई। पहली खबर कि अदानी समूह से को जो कर्ज से जुड़ी है, कंपनी ने आरबीआई को अभी एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें पता चला कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी समूह ने 19,235 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया। नए कर्ज के बाद कंपनी पर कुल 2,27,248 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हालांकि कंपनी के पास 40,000 करोड़ की नकदी पड़ी है। इस वजह से शुद्ध कर्ज नेट डेट जो है वो 1,86,000 करोड़ रुपए के करीब है। ये पिछले साल की तुलना में 17% ज़्यादा। इससे पहले कंपनी की तरफ से कई तरीके के कर्जों को चुकाने की भी खबर आई थी। 2.1 अरब डॉलर के कर्ज उतारे थे। दूसरी खबर ये आई कि कंपनी सितंबर तक दोबारा ग्लोबल मार्केट में बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने की योजना बना रही है। साथ ही ये भी कंपनी की तरफ से कहा गया कि पूरा फोकस कंपनी का जो मौजूदा परियोजनाएं चल रही हैं इन्हीं पर होगा, नए विस्तार की योजना फिलहाल नहीं है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अडानी समूह को लेकर जो ताज़ी खबरें आ रही हैं उसमें समूह अपनी बैलेंस शीट को, अपने कर्ज को संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। एक तो अडानी समूह ने, अडानी पावर ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी जो पुराने पेंडिंग लोन्स थे उनमें उनको मैच्योर किया और उनसे लोन भी लिया है। और दूसरा है कि कंपनी अपने कारोबार को सीमित कर रही है, निवेश की प्रक्रिया को सीमित कर रही है। इसका फ़ायदा कुल मिलाकर अडानी समूह को लेकर जो सेंटिमेंट है अभी इक्विटी के डाइवेस्टमेंट में, उसके तौर पर उसका फ़ायदा मिलेगा। और आरबीआई की पॉलिसी में एक और महत्वपूर्ण घोषणा है जो जानना ज़रूरी है हमारे लिए, कि आरबीआई ने गोल्ड लोन्स को भी अब जो बकाया लोन की वसूली के नियम हैं उस ढांचे में बदलाव में शामिल किया। यानी जो स्ट्रेस्ड एसेट्स का फ्रेमवर्क है जिसके जरिए कोई बारोअर अगर कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसे चुकाने के लिए जो सुविधाएं दी जाती, उसमें गोल्ड के जरिए लोन लेने वाले लोग भी शामिल होंगे। आरबीआई इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। लेकिन अगर किसी बारोअर की, किसी कर्ज लेने वाले की डेथ हो जाती है और उसने गोल्ड लोन ले रखा है तो उसे कैसे डील किया जाएगा, उससे कैसे वसूली की जाएगी, इस मामले में आरबीआई ने इस प्रक्रिया को सोने के बदले लोन को भी अपनी एनपीए रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया में शामिल किया। इस बारे में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो ये था हमारा मनी सेंट्रल, लेकिन खबरें और भी हैं। वो खबरें आपको मिलेंगी मनी 9 की वेबसाइट पर। आज की खबरें बड़ी रोचक हैं, बड़ी प्रैक्टिकल हैं, आपके पर्सनल फाइनेंस पर सीधा असर डालने वाली है। जैसे कि आप ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए मकान खरीदना ज़्यादा बेहतर है या फ्लैट खरीदना, क्या बढ़िया विकल्प है इसके लिए, किस चीज़ों को दिमाग में रखे, किन पैरामीटर्स को दिमाग में रख के चयन करना चाहिए, ये आपको हमारी एक खास खबर बताएगी। ऐसी कौन सी छोटी बचत योजनाएं हैं जिनसे अगर मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला जाए तो पेनल्टी लगती है? जी हाँ, अगर पोस्ट ऑफिस की कोई ऐसी योजना है जिससे आप कुछ समय पहले, निश्चित समय से पहले पैसा निकालते हैं तो पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। कौन सी वो योजना है, इनके बारे में आप मनी 9 की वेबसाइट पर जान सकते हैं। इसके अलावा आईटी शेयरों की पिटाई हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है, कौन से आईटी शेयर इन पिटाई में भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आप पहुंचिए मनी 9 की वेबसाइट पर। एक और खबर, बड़े काम की खबर जिसे आप कह सकते हैं। एटीएम से आपने पैसे निकाले और नोट निकल गए कटे फटे, तो क्या करें, बदलें, नहीं बदलें, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे बदले जाएंगे, ये आपको पता चलेगा मनी 9 की वेबसाइट पे। ऐसे बहुत सारी खबरें जो आपके काम की होंगी, जिनसे आप रूबरू होते होंगे, रोज टकराते होंगे, आपके साथ घटता होगा, वो सब कुछ आपको मनी 9 की वेबसाइट पर पता चलेगा। बिना देरी के मनी 9 की वेबसाइट पर आइए और ये खबरें पढ़िए। कल मिलेंगे फिर से शाम 7 बजे आपसे मनी सेंट्रल में। और उससे पहले अगर आपको कोई स्टॉक से जुड़ा सवाल पूछना है तो खास मेहमान अविनाश गोरखशेखर जी कल हमारे साथ आ रहे हैं 1 से 2 में आपके सवालों के जवाब देने के लिए। 9311121874 हमारा नंबर है। अपना नाम, स्टॉक का नाम,
अपने शहर का नाम, पूरा सवाल अच्छे से लिखकर हमें भेज दीजिए। हमारी टीम आपसे जुड़ेगी और आपको सलाह दिलाएगी आपके स्टॉक पर, आपके पोर्टफोलियो पर अविनाशी से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है।